नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एग्जाम फेवर IQ जीके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में संविधान यानी कि पॉलिटी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने यहाँ पे 500 प्रश्नों को सिलेक्ट किया है, जो आपके आने वाले किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रश्न थोड़े से कठिन हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में एक संविधान सभा की रचना हेतु विचार दिया गया था। अगला है, व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? स्वराज पार्टी तो दिया था विचार, लेकिन उन विचार देने वाले का नाम क्या था? M.N. रॉय के द्वारा यह विचार रखा गया था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी? जब विचार रखा गया तो अब तो मांग उठना ही है, तो ये मांग किया गया था 1935 में, विचार रखा गया था 1934 में। अगला है, वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कथन था, यानी कि घोषणा किए थे। स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था स्वतंत्र संविधान के निर्माण हेतु। 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। जब संविधान बनना है तो बैठक भी होगी, और बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे अस्थायी तौर पे, वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी सदस्य थे। तो अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। किस देसी रियायत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के रियासत के लोग संविधान सभा बनाने में भाग नहीं लिए थे। संविधान सभा में प्रांतीय तथा देसी रियायतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। अगला है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगला है, संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति ADHOC कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी कृपलानी को संविधान सभा के मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष के तौर पे चुना गया था। अगला है, संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? H मुखर्जी। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी? 15 रखी गई थी। संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगे थे? 2 साल 11 माह तथा 18 दिन का टोटल समय लगा था संविधान के निर्माण में। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? 11 बैठकें हुई, तब जाके कहीं संविधान बन पाया। अगला है, संविधान के निर्माण पर कुल कितने
रुपये खर्च हुए। 64,96,729 रुपये टोटल खर्च हुए थे संविधान के निर्माण पे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल देश का सदस्य बना। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण तथा राज्यों के मामले के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्री बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह जी थे। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर को भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? C.H. भाभा। C.H. भाभा को वाणिज्य मंत्री बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? रफी अहमद किदवई। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? R.K. शनमुगम सेठी। स्वतंत्र भारत के प्रथम खान एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे? B.N. गॉडगिल। B.N. गॉडगिल प्रथम भारत के खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। अगला है, संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया था? 4 नवंबर 1948 को। संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज द सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किसने पेश किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। अगला है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर जी को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? 73 सीट मुस्लिम लीग के द्वारा जीता गया था। अगला है, 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितने सीटें जीती थी? 208 सीटें जीती थी कांग्रेस के द्वारा 296 में से। किस संविधान
निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। अगला है, भारतीय संविधान के शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को खत्म कर दिया गया भारतीय संविधान की शुरुआत के साथ ही। किसने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा है? निराजुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को अपवहन समिति के नाम से संबोधित किए हैं। किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? लॉर्ड विस्कॉन्ट। अगला है, संविधान सभा में किस जानवर को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया है? हाथी। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सर बी.एन. राव जी को। सर बी.एन. जी राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? एच.वी.आर. अयंगर। एच.वी.आर. अयंगर को संविधान सभा का सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। संविधान के प्रमुख सुलेखक कोरियोग्राफर कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण जी। अगला है, भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था? इटैलिक शैली में। भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया है? शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, जिनमें मदन लाल बोस तथा बिहुए राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन कौन थे? बसंत कृष्ण बैद जी। अगला है, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया था? नंदलाल बोस जी के द्वारा। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 17 नवंबर 1947 को। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जीवी मालवंकर जी के द्वारा। भारतीय संविधान का प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था। अगला है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार तथा लोक सेवा आयोग का विवरण किस अधिनियम से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से ये सारी चीजें ली गई हैं। अगला है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। अगला है, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका का संविधान से आपातकाल लिया गया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान वहां से उठाया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, ये हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है?
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बीच का संबंध है, दूसरा क्या है? प्रस्तावना की भाषा, और तीसरा क्या है? समवर्ती सूची को वहां से लिया गया है। अगला है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लिया गया था, जिसके अनुसार यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संसद के प्रावधान के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किया जाता है। अगला है, संघ एवं राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? पहली सूची में संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख दिया गया है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? 69वां संविधान संशोधन 1991 के अनुसार भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? इन सभी के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में दिया गया है। अगला है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में है। शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्था को कार्य करने का उल्लेख है किस अनुसूची में मिलता है? 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख दिया गया है। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? यह 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के अनुसार 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। अगला है, 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए थे? 18 विषय दिए गए थे। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थानों को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित कार्य दिए गए हैं। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए थे? 29 विषय प्रदान किए गए थे। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के अनुसार। 1993 में 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, जिसमें 11वां अनुसूची को जोड़ा गया था। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में मिलता है? 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। अगला है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 52वें संविधान संशोधन 1985 के अनुसार 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में शपथ लेते हैं। विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? चौथी अनुसूची में प्रतिनिधित्व का विवरण है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। अगला है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 हैं। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। संविधान के लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे।
संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47। वर्तमान में कितना है? 52 विषय। अगला है, किस सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? संघ सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा ही कानून बनाया जा सकता है। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है? 5वीं अनुसूची। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में विवरण मिलता है? 6ठी अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के शासन के बारे में विवरण मिलता है। अगला है, किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा? यह बताता है समवर्ती सूची में। संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया था? 14 भाषाओं को, जो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 के तहत 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अगला है, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 के अनुसार 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? ये भी 8वीं अनुसूची में ही जोड़ा गया है। वो था 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के तहत। अगला है, वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? 284। राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 9वीं अनुसूची में। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी? एस.के. धर के सदस्यता में 4 सदस्यों की आयोग की नियुक्ति की गई थी। अगला है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में, अब प्रयागराज नाम है। अगला है, वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? 5। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्व क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद तथा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। अगला है, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 3 में। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है और ये सभी भाग 3 में है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4 का क में। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के क में किया गया है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 5 में संघ का उल्लेख किया गया है। संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक में संघ का उल्लेख है। राज्य का उल्लेख
संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 6 में राज्य का उल्लेख है। राज्य का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक में दिया गया है। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 1 में संघ एवं राज्यों का उल्लेख है। अगला है, संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 के बीच। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। नागरिकता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक दिया गया है। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख है। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243, 243 क से अनुच्छेद 243 न तक। संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस भाग में है? भाग 11 में। संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक संघ और राज्य के बीच के संबंध के बारे में उल्लेखित है। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 15 में। अगला है, भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 324 से 329 तक। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख भाग 1 में दिया गया है। संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 368 में मिलता है। अगला है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है? 343 क के अनुसार। 343 क के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। बाह्य आक्रमण के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपात की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 352। 352 के तहत बाहरी आक्रमण के स्वरूप भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 356। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अगला है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 360 के अनुसार। अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 25 अप्रैल 1993 में। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? नागौर, राजस्थान, 1959 में। अगला है, किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम प्रधान। अगला है, पंचायती राज विषय किस सूची में है? राज्य सूची में है। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला एवं बाजार कर। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? 6 माह के अंदर। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि से। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल।
अगला है राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को। और राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? 1। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। यह वाक्य किसने कहा है? सरोजिनी नायडू। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। अगला है राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिकतम है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? 62 वर्ष। किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ जी थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 214 के अनुसार। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से। अगला है भारतीय संविधान का संरक्षक एवं व्याख्याकार कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? भाग 5 में। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन का संबंधी बात किया गया है। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार। अगला है संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? 8 न्यायाधीशों की। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल पाल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? 34 है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद को है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अगला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 है और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्तों की आयु 62 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग लाकर। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कनिया। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। अगला है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है? जिसने कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो या वह 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहा हो। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए 2 शर्तें हैं, जिसमें है पहला कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत किया हो। दूसरा शर्त है 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहा हो, तभी उसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के पद पर चुना जाएगा। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सिंह जी। अगला है भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए थे? 1952 ईस्वी में प्रथम चुनाव किए गए थे। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1989 ईस्वी में भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार से दिया गया था।
निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत यानी कि डिसमिस्ड करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर। अगला है, लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? कम से कम 1/6 भाग मतदान वोट प्राप्त नहीं करने पर उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को दे सकता है। अगला है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जीवी मालवंकर को। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। अगला है, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासभापति महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव होते हैं। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। अगला है, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित होता है? प्रधानमंत्री में निहित होता है। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने पद पर रहते हुई है। पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री तथा तीसरा इंदिरा गांधी जी हैं। अगला है, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। भारत के सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी, 40 साल की उम्र में। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? HD देवगौड़ा। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। अगला है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? 6 माह तक। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? अनुच्छेद 75 के अनुसार। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 552। अगला है, वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन से मनोनीत कर सकता है? 2। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश, 80 सीट। अगला है, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम में। इन सभी राज्यों में एक लोकसभा सीटें हैं। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितना सत्र जरूरी होता है? 2 बार, 6 महीना पर। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा। अगला है, लोकसभा के प्रोमेट स्पीकर यानी कि अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है? धन विधेयक को। वर्तमान में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 452।
आपातकाल की स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? 1 वर्ष के लिए। अगला है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। हालांकि अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का। अगला है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितने सीटों का होना आवश्यक है? कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला है, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? संसद की स्वीकृति के बिना। केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 को ले। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होना आवश्यक है? अधिकतम 6 माह। अगला है, इन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन और दीव। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी एवं मनमोहन सिंह। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राज्यसभा में, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में। भारत की संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के कौन से एकमात्र राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14। लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 12। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? संघीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति जी को सलाह दे सकता है। अगला है, कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? धन विधेयक को। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। अगला है,
और भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा। भारत का कौन व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। अगला है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्ष के लिए, वो भी 6-6 माह के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह में। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ एवं संवर्धित सूची पर। अगला है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अगला है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल प्रथा। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 में। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 1978 में किया गया था। अगला है, समता व समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक में समता एवं समानता का अधिकार का वर्णन है। स्वतंत्रता अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 के बीच में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। ये सभी के सभी अनुच्छेद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद करिए। अगला है, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 32 में मिलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 के अनुसार। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है? अनुच्छेद 52 के अनुसार। अगला है, किस समिति की अनुशंसा पर 42वें संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा? अनुच्छेद 76 के अनुसार। कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। अगला है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होते हैं। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति जब तक चाहे। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 165 के अनुसार। अगला है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले आ जाए। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक में कौन सा अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है? महाधिवक्ता। अगला है, भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है? इकहरी और एकीकृत। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद होता है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या की कितनी होती है? 1/3 होती है। किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना आवश्यक है? 40। अगला है, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 7 में। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में विधान परिषद देखने को मिलता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष। अगला है, विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3 सदस्य। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु इससे पूर्व भी उसको विघटित करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को है। किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। वह राज्य जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है में विधानसभा सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होगी? 60। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? अनुच्छेद 332। विधानसभा में बैठक के लिए सदन के कुल सदस्यों का कितना उपस्थिति होना आवश्यक है? 1/10 सदस्य का उपस्थिति होना आवश्यक होता है विधानसभा के बैठक में। यूटी दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा भी की जाती है। अगला है, दिल्ली एवं पुडुचेरी का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है। राष्ट्रीय जल मार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय संधि, युद्ध, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु एवं जल परिवहन आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रहित के लिए राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 349 के तहत। सन 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से है। अगला है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है? अनुच्छेद 263 के अनुसार। पहली बार अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? जून 1990 में। अंतर्राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। अंतर्राज्य परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जा सकती है? 3 बार की जा सकती है। अगला है, योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन सी संस्था भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है? नीति आयोग। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 में। 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी या गठन हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है, किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है?
के संथानम। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280 में। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में। प्रथम वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1952 से 57। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी जी। दूसरी वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1956 में। अगला है, दूसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1957 से 62 ईस्वी। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के संथानम। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2013 में। 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2015 से 20। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.वी. रेड्डी। तीसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1962 से 66 ईस्वी। तीसरे वित्त आयोग की अध्यक्ष कौन थे? ए.के. नंदा। चौथे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1966 से 69 ईस्वी। अगला है, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पी.बी. राजमन्नार। पांचवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1969 से 1974। पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? महावीर त्यागी जी। छठे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1974 से 1979। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पी. ब्रह्मानंद रेड्डी जी। सातवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1979 से 1984 ईस्वी। सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जे.पी. सेलट। आठवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1985 से 1989 ईस्वी। अगला है, आठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.पी. चौहान। नौवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1989 से 1995। नौवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के.टी. सॉल्वे। 10वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1995 से 2000। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. पंत। 11वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2000 से 2005। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर ए.एम. खुसरो। 12वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2005 से 2010। अगला है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सी. रंगराजन। 13वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2010 से 15। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विजय एल. केलकर। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1926 ईस्वी में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 में। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार किसे है? भारतीय निर्वाचन आयोग। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य के पारुल विधानसभा चुनाव में किया गया था? केरल 1982 ईस्वी में। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके बराबर होता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या था? शेर। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1939 ईस्वी में। अगला है, वर्तमान में 2019 तक भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? 8। इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट, नेशनल पीपुल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा भारतीय जनता दल पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है? हसिया और बाली। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? घड़ी। अगला है, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का चुनाव चिन्ह क्या है? हसिया, हथौड़ा और साथ में तारा। अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? 4 बार।
1952 में, 1962 में, 1963, 73 में और 2002 में। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती है? 2026 ईस्वी तक। अगला है, संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष का। संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 22, 15 लोकसभा के तथा 7 राज्यसभा के। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन है, किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति को। अगला है, राज्यसभा के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 89 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 110 में। संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी कि 123 में मिलता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 148 के तहत। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या फिर अस्वीकृत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 111 में। राज्य की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा अस्वीकृत या फिर स्वीकृत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 200 में। अगला है, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 214 में सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायाधीश की व्यवस्था का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 233 के अनुसार। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संपूर्ण देश के किसी भाग के लिए कानून बना सकता है? अनुच्छेद 245 के लिए। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 275 में। अगला है, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 315 में। लोकसभा तथा विधानसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 326 में। लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 330 में। अगला है, एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 331 में। अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 332 में। एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 333 में। अगला है, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं के पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 335 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 338 में। पिछड़े वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 338 का क में। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है? अनुच्छेद 79 में यह कहा गया है। राज्यसभा का सभापति और उप सभापति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 89 में। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के बाहर हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी। अगला है, अब तक के सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोरारजी देसाई 80 वर्ष की आयु में। प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे
जिन्होंने भारतीय संसद में बोला। डी आइजनहावर 1959 में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया। दूसरा संवैधानिक संशोधन 1952 के तहत। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया। छठा संवैधानिक संशोधन 1956 के अनुसार। किस संवैधानिक संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। सातवां संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 10वां संवैधानिक संशोधन 1961 के अनुसार। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा तथा दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। 12वां संवैधानिक संशोधन 1962 के तहत। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, ध्यान से पढ़कर याद रखिए। किस संवैधानिक संशोधन के तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 13वां संवैधानिक संशोधन 1962 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुडुचेरी में विधान पालिका एवं मंत्री परिषद की स्थापना की गई। 14वां संवैधानिक संशोधन 1963 के अनुसार। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया। 14वां संविधान संशोधन 1963 के अनुसार। इस वर्ष संविधान में 15वां संविधान संशोधन करके हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। 1963 ईस्वी में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा वाक्य जोड़ा गया। 16वां संवैधानिक संशोधन 1963 के अनुसार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। अगला है, इस वर्ष संविधान में 18वां संविधान संशोधन करके पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन, पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषाई क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। 1966 में। 1966 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनाने का अधिकार दिया गया। 19वां संवैधानिक संशोधन के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। 22वां संवैधानिक संशोधन 1969 के तहत। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दिया गया है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 के द्वारा। किस वर्ष 27वां संविधान संशोधन करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल के रूप में स्थापित किया गया था। 1971 ईस्वी में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई। 31वां संवैधानिक संशोधन 1973 के अनुसार। इसी संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेशों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 25 से घटकर 20 कर दिया गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। 41वां संवैधानिक संशोधन 1976 के अनुसार। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता आदि अंग जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार। 42वां संविधान संशोधन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। किस संशोधन के तहत यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार
कार्य करेगा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में डाला गया? 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के अनुसार। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के अनुसार। किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई? 44वां संविधान संशोधन 1978 के अनुसार। किस संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 53वां संवैधानिक संशोधन 1986 के अनुसार। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला? 55वां संवैधानिक संशोधन 1986 में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? 56वां संवैधानिक संशोधन जो 1987 में किया गया। 1991 ईस्वी में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? 69वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था है? 85वां संवैधानिक संशोधन 2001 के अनुसार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार। किस संवैधानिक संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% किया गया? 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार। किस वर्ष 88वां संशोधन करके सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया? 2003 में। 2003 में 88वां संशोधन करके कर का प्रावधान यानी टैक्स का प्रावधान लाया गया। अगला है, 99वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 2014 में। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। किस संवैधानिक संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का प्रावधान किया गया? 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो आगे चलकर भारतीय संविधान का विकास का सीढ़ी बना। अगला है, कंपनी शासन काल में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? 1784 ईस्वी में। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कहाँ पर प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? कोलकाता में। 1774 में कोलकाता में स्थापित उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजाह इम्पे। अगला है, किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट का प्रावधान किया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी। कंपनी शासन काल में किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अगला है, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? 1883 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के अनुसार। किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा?
1883 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस अधिनियम के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया? 1883 के चार्टर अधिनियम के अनुसार दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अगला है, कंपनी शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी? 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया? 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? 1919 ईस्वी में। अंग्रेजी शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 ईस्वी में। अगला है, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे? 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ऐसा कहा गया। ब्रिटिश संसद में किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया? 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला है, किस अधिनियम के तहत भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार। पहला निवारक निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 26 फरवरी 1950 को। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1971 ईस्वी में। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 19 के क में। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 के अनुसार छुआछूत जाति, धर्म, लिंग सब आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 18 में। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम का उल्लेख किया है? भाग 13 के अनुसार। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 24 के अनुसार। भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? भाग 4 में। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा? वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी कि संविधान लागू होने के पश्चात भारत में हुआ हो। माता की नगरी के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद।